सोचिए जरा, भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा, नहीं मतलब सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक। रकम कोई 20,000 करोड़ से लेकर 32,000 करोड़ तक। हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और इसका मास्टरमाइंड कौन? कोई बड़ा बिजनेस टाइकून नहीं, एक साधारण सा आदमी, अब्दुल करीम तेलगी। बिल्कुल, जिसकी शुरुआत तो ट्रेन में फल बेचने से हुई थी। आज हम इसी हैरत अंगेज कहानी की तहों में उतरेंगे। कैसे कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे का लड़का देश को हिला देने वाले इतने बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले का सरगना बन गया, और फिर कैसे उसका पतन हुआ। हाँ, और ये सारी बातें हम अब्दुल करीम तेलगी और इस स्टैम्प पेपर घोटाले से जुड़े जो भी फैक्ट्स और रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि भाई ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल, सिस्टम में ऐसी कौन सी कमजोरियां थीं जिनका तेलगी ने फायदा उठाया, और फिर इसका असर क्या हुआ हमारी इकोनॉमी पर, लोगों के भरोसे पर। तो कहानी शुरू होती है एकदम जमीन से। 1961 कर्नाटक का खानापुर गांव। पिता रेलवे में थे, लेकिन जल्दी देहांत हो गया। हाँ, तो बचपन काफी मुश्किलों भरा था। ट्रेनों में फल सब्जी बेची, लेकिन जैसे तैसे उसने बीकॉम की डिग्री ले ली। फिर कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब भी गया काम करने, लौटा। और लौटने के बाद उसने रास्ता थोड़ा बदला। मुंबई आया, एक ट्रैवल एजेंसी खोली, अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। लेकिन ये ट्रैवल एजेंसी सिर्फ नाम की थी। एग्जैक्टली, असल काम था गल्फ कंट्रीज जाने वालों के लिए नकली कागजात बनाना, पासपोर्ट, वीजा, जिसे उस जमाने में लोग पुशिंग कहते थे। अच्छा। और इसी चक्कर में 91 से 93 के बीच वो गिरफ्तार भी हुआ, जेल गया। और कहते हैं ना, जेल कई बार लोगों की जिंदगी बदल देती है। तेलगी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल, जेल में उसकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी से। सोनी भी इसी तरह के फ्रॉड में माहिर था, और वहीं से तेलगी को स्टैम्प पेपर वाले घोटाले का, कह सकते हैं, कीड़ा लगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ का। हाँ, शायद सबसे बड़ा। जैसे ही जमानत पे बाहर आया 1994 में, उसने फॉरेन स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस ले लिया। सोनी के साथ मिलकर। शुरू में सोनी के साथ ही काम किया, पर ज्यादा दिन नहीं। 95 में वो अलग हो गया। और टाइमिंग देखिए, उस वक्त हर्षद मेहता स्कैम की वजह से मार्केट में स्टैम्प पेपर की भारी कमी थी। अरे हाँ, तो उसने इस कमी का फायदा उठाया। बिल्कुल, ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसने इसे भुना लिया। लेकिन सिर्फ मौके का फायदा उठाना काफी नहीं होता। उसने ये पूरा रैकेट खड़ा कैसे किया? मतलब ये नकली स्टैम्प बनते कैसे थे, बिकते कैसे थे? उसकी स्ट्रैटेजी डबल थी। एक तरफ तो वो खुद हाई क्वालिटी नकली स्टैम्प पेपर छाप रहा था, और दूसरी तरफ उसने नासिक की जो सरकारी सिक्योरिटी प्रेस है, जहां असली स्टैम्प छपते हैं, वहां के कुछ अफसरों को मिला लिया। अच्छा, रिश्वत देकर? हाँ, उनसे मिलकर वो असली स्टैम्प की सप्लाई कम करवा देता था, तो मार्केट में कमी बनी रहती थी। और जब लोगों को असली नहीं मिलते थे, तो वो मजबूरी में तेलगी के नकली स्टैम्प खरीदते थे। कमाल है। और ये छापता कहाँ था? सुना इसकी अपनी प्रेस थी। हाँ, और ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उसने नासिक प्रेस से ही नीलामी में पुरानी प्रिंटिंग मशीनें खरीदी। सरकारी प्रेस से ही मशीनें खरीद ली? जी हाँ, और अपनी मेन प्रिंटिंग प्रेस खोली कहाँ? मुंबई में, पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक। क्या बात कर रही हैं? पुलिस हेडक्वार्टर के पास? हाँ, और उसे प्रेस के उन्हीं भ्रष्ट अफसरों से ओरिजिनल डाई, मतलब छापने के असली सांचे भी मिल गए थे। इसी वजह से उसके नकली स्टैम्प इतने परफेक्ट होते थे कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। ये तो मतलब सिस्टम का खुला मजाक उड़ाना हुआ। और इतने बड़े पैमाने पे ये नकली स्टैम्प बाजार में पहुंचते कैसे थे? कोई नेटवर्क बनाया था उसने? अरे छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क। करीब 300-350 प्रोफेशनल्स की टीम थी उसकी। एजेंट थे ये। प्रोफेशनल्स मतलब पढ़े लिखे लोग? हाँ, उनमें MBA ग्रेजुएट्स तक शामिल थे। MBA? सीरियसली? मतलब ये कोई गली नुक्कड़ वाला फ्रॉड नहीं था, ये पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल ऑपरेशन था। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की तरह। ये एजेंट्स बड़े क्लाइंट्स को टारगेट करते थे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, बड़ी बड़ी फर्में, जो थोक में स्टैम्प खरीदते हैं। एग्जैक्टली। और उसका नेटवर्क कोई 1-2 शहर में नहीं, 18 राज्यों और करीब 70 शहरों तक फैला हुआ था। और वो ये नकली स्टैम्प प्रीमियम पे बेचता था, क्योंकि असली तो मिल नहीं रहे थे। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कितना पैसा बनाया होगा उसने सबसे। सुना है काफी अय्याश किस्म का भी था। हाँ, पैसे तो वो पानी की तरह बहाता था, खासकर डांस बार्स में। एक किस्सा बहुत मशहूर है, तरन्नुम खान नाम की डांसर का, जिस पर कहते हैं उसने एक रात में ही कोई 80-90 लाख रुपए उड़ा दिए थे।
बाप रे, 80-90 लाख एक रात में। हाँ, और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि जब वो पकड़ा गया तब भी जेल के अंदर से अपना धंधा चलाता रहा। ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए यही तो इस पूरे स्कैम की सबसे दुखद और डरावनी सच्चाई है। ये दिखाता है कि करप्शन कितना गहरा था। जेल के अफसर मिले हुए थे, उसके पास जेल में मोबाइल फोन था, सारी सुविधाएं थी। मतलब जेल से ही पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। हाँ, ये बिना मिलीभगत के हो ही नहीं सकता था। पुलिस, सरकारी बाबू, नेता, कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर लोग शामिल थे। तभी तो ये इतने सालों तक चलता रहा। एक बार तो पुलिस वाले तेलगी के कोलावा वाले घर पर पार्टी करते हुए भी पकड़े गए थे। सोचिए जरा। अविश्वसनीय। इसी मिलीभगत और बेखौफ रवैये की वजह से ये चलता रहा होगा। पर हर कहानी का अंत होता है। ये भंडाफोड़ कैसे हुआ आखिर? शुरुआत में कुछ छोटे-मोटे केस हुए, लेकिन उन्हें दबा दिया गया या नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला अगस्त 2000 में। बेंगलोर में 2 लोग नकली स्टैंप के साथ पकड़े गए। अच्छा। वहां से तार जुड़ते गए और आखिरकार नवंबर 2001 में तेलगी खुद अजमेर से गिरफ्तार हो गया। फिर जांच शुरू हुई होगी। हाँ, पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, SIT, जिसे स्टैम्पिट नाम दिया गया। बाद में 2004 में केस की गंभीरता देखते हुए इसे CBI को सौंप दिया गया। हाँ, मुझे याद है उस वक्त तेलगी के नार्को टेस्ट ने काफी हंगामा मचाया था। उसने कुछ बड़े नेताओं के नाम लिए थे। बिल्कुल, शरद पवार, छगन भुजबल जैसे नाम उछले थे। लेकिन बाद में तेलगी अपने बयान से मुकर गया और नार्को टेस्ट के बयान को कोर्ट में सीधे सबूत मानते भी नहीं है, तो उन नामों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। तो आखिर में सजा क्या हुई तेलगी को? और क्या बाकी लोग भी पकड़े गए जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे? तेलगी पर कई चार्जेस लगे, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबसे अहम MCOC यानी महाराष्ट्र का जो सख्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट है। हाँ, मको का। उसे कई मामलों में सजा हुई जो कुल मिलाकर काफी लंबी थी, लेकिन कानूनी तौर पर सजाएं साथ साथ चलती हैं। तो इफेक्टिवली उसे अधिकतम 13 साल की सजा काटनी थी। साथ में 202 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगा। क्या वो जुर्माना भरा गया? कई अड़चने आई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सबूत गायब हुए, गवाह मुकर गए। अरे हाँ, सुना था कि उसकी मेन प्रिंटिंग प्रेस कभी मिली ही नहीं। सही कह रहे हैं, पुलिस उसकी मुख्य छपाई वाली जगह कभी ढूंढ ही नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि कई बड़े नाम जिन पर शक था कि वो इस घोटाले के लाभार्थी थे, वो ठोस सबूतों के अभाव में साफ बच निकले। और फिर तेलगी का क्या हुआ? उसकी मौत जेल में ही हो गई, हाँ, अक्टूबर 2017 में। काफी बीमार था वो। और उसके बाद भी कोई फैसला आया था शायद। हाँ, ये भी एक विडंबना ही है। उसकी मौत के लगभग 1 साल बाद दिसंबर 2018 में नासिक की एक कोर्ट ने एक मामले में उसे और कुछ अन्य आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया। मरने के बाद बरी हुआ। इस पूरे स्कैम ने देश पर क्या असर डाला? आर्थिक नुकसान तो जाहिर है बहुत बड़ा था। हाँ, आर्थिक नुकसान तो हजारों करोड़ का था। सरकार को रेवेन्यू लॉस, बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगा, अनगिनत लीगल डिस्प्यूट्स खड़े हो गए, निवेशकों का भरोसा टूटा। लेकिन शायद पैसों से ज्यादा बड़ा नुकसान भरोसे का हुआ। बिल्कुल, सामाजिक असर शायद कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। लोगों का लीगल डॉक्यूमेंट्स पर से, स्टैम्प पेपर की पवित्रता पर से, सरकारी संस्थाओं की ईमानदारी पर से भरोसा उठ गया। ये एक बहुत बड़ा धक्का था। क्या इस स्कैम के बाद सिस्टम में कुछ सुधार हुए, कुछ सबक सीखा हमने? हाँ, ये एक वेकअप कॉल की तरह था। सबसे बड़ा और जरूरी कदम था ई-स्टैंपिंग सिस्टम की शुरुआत। अच्छा, ई-स्टैंपिंग। हाँ, इससे फिजिकल स्टैम्प पेपर की जरूरत बहुत कम हो गई और फ्रॉड की गुंजाइश भी। इसकी जिम्मेदारी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCIL को दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी निगरानी बढ़ाई गई। और जैसा अक्सर ऐसी बड़ी कहानियों के साथ होता है, ये किस्सा किताबों और स्क्रीन पर भी आया होगा। हाँ बिल्कुल, जर्नलिस्ट संजय सिंह की किताब आई, तेलगी स्कैम, रिपोर्टर की डायरी, जो काफी पॉपुलर हुई। फिर इस पर वेब सीरीज भी बनी, जैसे स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी और पेपर। इन्होंने इस कहानी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। तो कुल मिलाकर अब्दुल करीम तेलगी की ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक आदमी सिस्टम की खामियों का, उसमें फैले करप्शन का और अपनी बेपनाह महत्वाकांक्षा का इस्तेमाल करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था और भरोसे को हिला सकता है। सही कहा, ये स्कैम हमेशा एक चेतावनी की तरह याद दिलाता रहेगा कि हमारे सिस्टम में अगर छोटी सी भी लापरवाही या मिलीभगत हो तो वो कितने बड़े संकट को जन्म दे सकती है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या आज
इतने सालों बाद हमारे सिस्टम इतने मजबूत हो गए हैं कि इस तरह का कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड या करप्शन ना हो पाए। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना तब था।